बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पुलकित शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह एक बार फिर से हम कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को तलाशने के लिए आप सबके सामने हाजिर हैं और आपके साथ मिलकर हर शनिवार रात 8 बजे हम करते हैं विचार विमर्श। कृषि के क्षेत्र में जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपार संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को तलाशने की ज़रूरत है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इन संभावनाओं की से जुड़ी जो बारीक जानकारियां होती हैं, उन जानकारियों का आपके कृषि क्षेत्र में क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है और जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके निजी जीवन में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस दास्तां को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का जो सिलसिला है उसको बरकरार रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे आलू उत्पादन को लेकर। हमारे देश में काफ़ी बड़े स्तर पर आलू उत्पादन किया जाता है और बात अगर करें वैश्विक स्तर पर तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, जो कि विश्व में डंका भी बजा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आलू उत्पादन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं और आलू से जुड़े हुए जो किसान हैं वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो आलू की पैदावार कैसे बढ़ाएं, उनको बीमारियों से आप कैसे बचा सकते हैं, साथ ही साथ भंडारण करने की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए, कितने समय तक आलू का भंडारण किया जा सकता है ताकि हम उसको लंबे समय में कितने समय तक उपयोग में ले सकते हैं और बाजार कितने समय तक पहुंचने के लिए आलू सेफ रहता है। साथ ही प्रोसेसिंग आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं आलू में तो आप अपनी कमाई को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं और कितनी कमाई आपकी बढ़ सकती है, क्या क्या उत्पाद आप बना सकते हैं आलू से, पापड़ और चिप्स के अलावा, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन तमाम जानकारियों को जानेंगे अपने कुछ खास मेहमानों से जो हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम की आन बान शान है। तो सबसे पहले उन लोगों से मिल लेते हैं जो इस कार्यक्रम में हमें खास जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र कुमार जी का स्वागत करते हैं। सर, आप सीनियर साइंटिस्ट हैं प्लांट पैथोलॉजी ICAR से, आपका स्वागत है। डॉक्टर अनामिका ठाकुर जी हमारे साथ साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर प्रोसेस इंजीनियरिंग ICAR से, आपका भी मैम बहुत स्वागत है। डॉक्टर अलका जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं फूड टेक्नोलॉजी डिवीजन ऑफ फूड साइंस पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ICAR से। इन तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आलू के इस विशेष टॉपिक से जुड़ी हुई जो तमाम बातें हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं, उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। हमारे देश में आलू की अच्छी खासी पैदावार होती है। देश में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में आलू की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। लेकिन आलू की अच्छी फसल के लिए उसमें रोग प्रबंधन करना जरूरी होता है। आलू में बीज कंदों को काली रूसी यानी ब्लैक स्कर्व और अन्य कंद जनित और मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए 3% बोरिक अम्ल के घोल में 20 से 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करें या बुआई से पहले आलू पर छिड़काव करें। ये तो बात हुई रोग प्रबंधन की, लेकिन इसके साथ साथ आलू के भंडारण में भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आलू को नुकसान से बचाने के लिए उसका सही से भंडारण जरूरी है। भारत में 85% आलू सर्दियों में पैदा होता है और लंबी गर्मी के दौरान इसका भंडारण किया जाता है। इसके लिए शीत गृहों में 2 से 40 डिग्री सेल्सियस पर आलू के भंडारण की जरूरत होती है, जिसमें पर्याप्त लागत शामिल होती है। हालांकि आलू में करीब 80% पानी होने की वजह से इसका भंडारण करना थोड़ा चुनौती भरा होता है, लेकिन कई ऐसी तकनीकें मौजूद हैं जिनके जरिए आलू को कुशलता पूर्वक भंडारित करके रखा जा सकता है। बीज के लिए आलू का भंडारण करना हो तो आलू के बीज को एक फसल से दूसरी फसल में बचाना बहुत जरूरी है। यह अंतराल लगभग 7 से 8 महीने का है। सर्दी के भंडारण में बीज को स्टोर करना सबसे सुविधाजनक माना जाता है। किसान लंबे समय से देशी तरीकों से आलू का भंडारण कर रहे हैं।
हालांकि इसमें समस्या ये आती है कि आलू में नुकसान 10 से 40% तक बढ़ जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इन स्वदेशी तरीकों में कुछ बदलाव किए, जिससे आलू के नुकसान को 10% और इससे भी कम किया जा सकता है। इन सुधारों में छप्पर लगाना, आलू को ढेर और गड्ढों में पुआल से ढक कर रखना और उनमें छिद्र युक्त पीवीसी पाइप लगाना शामिल है। इन सुधारों को अपनाते हुए आप आलू का 3 से 4 महीने तक कुशलता पूर्वक भंडारण कर सकते हैं। वहीं अगर आलू के प्रसंस्करण की बात करें तो आलू की सब्जी के रूप में खपत के अलावा इसको कई उत्पादों जैसे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, क्यूब्स और डिब्बाबंद उत्पादों में संसाधित किया जा सकता है। प्रसंस्करण के लिए कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी लवकार, कुफरी सूर्या, कुफरी हिमसोना और कुफरी फ्राइसोना को विकसित किया गया है। बता दें कि भारत में संगठित क्षेत्र में आलू प्रसंस्करण लगभग 1 दशक पहले शुरू हुआ था और इस क्षेत्र का हालिया प्रसार मुख्य रूप से शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित देशी आलू प्रसंस्करण किस्मों जैसे कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी चिप्सोना 3 के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। इन दोनों किस्मों का उपयोग अब उद्योगों द्वारा चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के प्रसंस्करण के लिए किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कुछ बारीकियां, लेकिन इन बारीकियों का विस्तार क्या है और क्या कुछ संभावनाएं हैं, जानते हैं अपने कुछ खास मेहमानों से। सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र जी का रुख करते हैं। रविंद्र जी, अगर हम बात करें आलू की खेती की, भारत इस समय दुनिया के शीर्ष 3 देशों में आता है जो आलू उत्पादन में है। हम इसको और किससे बेहतर कर सकते हैं, और आलू उत्पादन की अगर बात की जाए मौजूदा समय में किसानों की क्या स्थिति है और किसान इसमें क्या कुछ संभावनाएं तलाश सकते हैं? मैं अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हमारा भारत में आलू उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और आलू हमारा जो उत्पादन है इसमें 30 से 40% नुकसान हमारा होता है। जो भी उत्पादन हमारे देश में किसान भाई हमारे करते हैं, तो किसानों से यही आग्रह रहेगा कि जो भी उत्पादन हो उसको ध्यान से रखें। तो जो हमारा उत्पादन है हम प्रथम स्थान पर आ सकते हैं। जो हमारी इस समय प्रोडक्टिविटी है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, उसमें हम और कुछ बढ़ोतरी करें तथा जो हमारा नुकसान होता है उसको अगर हम बचा लें तो हमें लगता है जितनी भी भूमि पर हम अब इस समय पर उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन में हम नंबर 1 भी हो सकते हैं। यदि 30 से 40% जो नुकसान है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं, उस नुकसान में सबसे ज्यादा भागीदारी है कीट और रोगों की। तो कीट और रोग ऐसे हैं जो 30 से 40% रोग और कीट के कारण नुकसान होता है जो हमारा उत्पादन होता है। तो इसमें किसान भाइयों को खास तौर पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता, क्योंकि आलू हमारा एक ऐसा ट्यूबर जो है, जो हम आलू कंद खाते हैं, किसान जानते हैं सभी इसके बारे में। जो कंद है इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक तो ये जो हार्वेस्टिंग का इसका जो इशू है वो सही समय पे ना हो तब ज्यादा नुकसान होता है। भंडारण में काफी नुकसान हो जाता है, उससे बचाव करना है। खड़ी फसल में भी 25 से 30% नुकसान खड़ी फसल में हो जाता है, उनसे बचाव करना बहुत आवश्यक है। इसका उत्पादकता बढ़ सकती है और जो क्वालिटी का ध्यान रखेंगे तो जो हमारा अच्छा उत्पादन वाला जो अच्छा उत्पादन होगा तो नेचुरली हम जो हमारे किसान भाई उसका अधिक मूल्य भी प्राप्त करेंगे और उसमें अधिक लाभ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो मूल्य अधिक प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रोगों की और कीटों की वजह से 30 से 40% का नुकसान किसान भाइयों को होता है, जो कि किसान भाइयों की मेहनत की अगर बात लागत की जाए तो 30 से 40% बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को हो जाता है। इस नुकसान को कैसे कम किया जाए, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर अनामिका जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनामिका जी, अगर कीट रोगों को छोड़ दिया जाए तो भंडारण की कमी की वजह से या भंडारण की जानकारी की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों की फसल का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। भंडारण क्या भूमिका निभाता है किसान भाई के नुकसान को कम करने के लिए और बाजार में पहुंचने के लिए, और भंडारण क्या उनकी कमाई को भी बढ़ा सकता है? जी बिल्कुल,
ऐसा है क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि नुकसान आलू को पहुंचता है, जैसा कि सर ने भी बोला, वो है भंडारण के कारण। और अभी भी बहुत आधुनिक प्रक्रियाएं हैं भंडारण के लिए, लेकिन हमारे किसान भाइयों को या तो अधिक जानकारी नहीं है या उनके पास समस्त उसके लिए उतनी आमदनी नहीं है कि वो उस तरह से आलू का भंडारण कर सकें। लेकिन इसमें कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं कि आलू को हम किस तापमान पे रखेंगे, उसकी आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, उसका वायु संचालन कितना होना चाहिए, उसको किस तरह के माहौल में रखना चाहिए। ये चीज़ें अगर इन चीज़ों की जानकारी किसान भाइयों बहनों को हो जाए तो आलू का भंडारण बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है और शायद फिर हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर नहीं होके पहले नंबर पे पहुंच जाएं आलू में। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हम आलू को स्टोर करते हैं, उसका भंडारण करते हैं, तो जो उसका तापमान रखते हैं वो 4 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए। यदि हमने 4 से कम पे रखा तो उसमें कई बार क्या होता है कि शक्कर बन जाता है, जिस वजह से जो आलू हम खाते हैं वो मीठी होती है। और अगर हमने 20 से ज़्यादा पे रखा तो उसमें अंकुरण हो जाता है। इसलिए हमें तापमान का ध्यान रखना है। आर्द्रता भी जो है वो 90 से 95% ही होनी चाहिए, उससे ऊपर या नीचे में भी आलू खराब हो जाता है। तो इसीलिए भंडारण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें। जी, तो भंडारण करने की विधि किस प्रकार से होनी चाहिए इसको डॉक्टर अनामिका से आगे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात कर लेते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि कोई भी खाद्यान्न जो हमारे खेत में उगता है उसकी प्रोसेसिंग कर उसका मूल्यवर्धन किया जा रहा है। डॉक्टर अलका जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अलका जी, अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग को लेकर, तो फूड प्रोसेसिंग से कितना मुनाफा बढ़ जाता है किसान भाई का, और जो ये नुकसान की बात कर रहे हैं, अगर हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या ये नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? और अगर हम बात आलू की करें तो जब भी आलू की प्रोसेसिंग की बात होती है तो सबसे पहले 2 ही नाम निकल कर आते हैं कि आलू के चिप्स बना लो, आलू के पापड़ बना लो। इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या कुछ प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आलू के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आलू के हमें कुछ ही उत्पाद के बारे में पता है कि हम आलू के चिप्स बना लें, पापड़ बना लें, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे उत्पाद हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और जिनका किसान भाई बहुत लघु और मार्जिनल स्तर पर उसका भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आलू के फ्रेंच फ्राइज़, ये एक एडिशनल आयाम है। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आपके पास फ्रोजन साइकिल होनी चाहिए। फ्रेंच फ्राई एक उत्पाद है, आलू के लच्छे एक और उत्पाद है। एक आप देखेंगे मार्केट में एक और आपने देखी होगी एक सीरीज़ है फ्रोज़न प्रोडक्ट की, जिसमें बहुत अच्छी जो प्राइवेट एमएनसीज हैं वो भी आ गई हैं। तो फ्रोज़न उत्पाद है जिसमें हमारे पहले से ट्रेडिशनल जो उत्पाद चले आ रहे थे उनको फ्रोज़न फॉर्म में दे रखा है। जब भी आपको उसे खाना है उसे बस आपने तल लेना है। तो एक फ्रोज़न एक ऐसी चेन है जिसमें आलू का अभी भी बहुत कम भागीदारी है, क्योंकि हम अगर पूरी प्रोसेसिंग की बात करें तो आलू का जितना भी उत्पादन होता है उसका लगभग 6.5 से 7% अभी प्रोसेसिंग के लिए जाता है। बाकी हम लोग सब्जी के फॉर्म में खाते हैं। तो ये जो 6 से 7% है इसमें मेजरली तो इसमें चिप्स ही है, उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ है। लेकिन फ्रोजन एक इंडस्ट्री है जिसमें आप अगर मोटा मोटा मान के चलिए कि 0.16 या 1.6 या 1.5 इतना ही फ्रोजन के क्षेत्र में आलू गया है। तो फ्रोजन एक ऐसा सेक्टर है, फ्रोजन आलू के प्रोडक्ट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा अभी काम हो सकता है। उसके अलावा जो हम आज तक जो हम चिप्स और फ्रेंच फ्राई बनाते आए थे उसमें भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन या नवोन्मेष हुए हैं। क्या नवोन्मेष हुए हैं कि जहाँ तक अभी हम उसकी ब्राउनिंग को ख़त्म करने के लिए, आलू में क्या होता है कि आलू की हर वैरायटी प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो वैरायटी में ब्राउनिंग की प्रॉब्लम कम है हम उन वैरायटीज़ को लेके चलते हैं। अभी वैरायटीज़ पे चर्चा अभी हम करेंगे। तो उसमें क्या है कि हम आलू को जनरली एक सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, नमक के पानी में डिप करते हैं, जिससे ब्लांचिंग हमारी बहुत अच्छी हो और ब्राउनिंग कम हो। उसी नमक के पानी के साथ अब हमारे पास ऐसे भी नवोन्मेष है, क्यों ना हम उन्हें मिनरल के खनिज लवण के भी पानी में डुबाएं, जिससे हमारे चिप्स क्या हो, फोर्टिफाइड चिप्स बने, फोर्टिफाइड फ्रेंच फ्राइज बने। तो इस तरीके के नवोन्मेष बहुत आसान नवोन्मेषी स्टेप हैं, उपचार हैं, जिनसे हम बहुत अच्छे उत्पाद मार्केट में उतार सकते हैं। और केवल फ्रेंच फ्राइज और चिप्स के अलावा मैंने आपको बताया ना, एक फ्रोजन एक ऐसी चेन है जिसमें हम आलू को उतार सकते हैं। एक ड्राइड एंड डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है, उनकी एक रेंज है जिसमें हम आलू को उतार सकते हैं, क्योंकि आलू का हमारे पास प्रोडक्शन बहुत है। प्रोडक्शन के साथ साथ सबसे बड़ी आलू के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, ग्लट की।
कि एक ही सीजन में इतना आलू आ जाएगा कि आप उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो वो तभी संभाल सकते हैं हम जब हमारी चेन बिल्कुल ऐसी बनी हो कि प्रोसेसिंग के लिए सब लोग अवेयर हो और शिक्षित पता होने कैसे करते हैं, उनको वो कौशल हो कि प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। तो जितना भी हमारे पास गलत आएगा उसको हम हैंडल कर सकते हैं प्रोसेसिंग करके। तो इस तरीके से आपने क्या हुआ, जो वेस्ट हो सकता था आलू उसको आपने बचा लिया, प्रोसेसिंग कर ली उसकी इमीडिएटली। और आलू के साथ प्रोसेसिंग, अगर आप टेबल की बात करें, यानी कि जो सब्जी में जो आलू जाता है उसमें अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की बात करें, अगर किसान उसको लगाते हैं और जिसकी ऑब्वियसली हम लोग सभी लोग सब्जी खाते हैं और आलू तो ऐसी चीज़ है जो आई थिंक सभी लोग अपने डेली के रूटीन में आलू को यूज़ खाते हैं। तो अगर हम उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की बात करें तो टेबल का आलू कम से कम दो मतलब जितना आप लगाते हैं उसका दुगना ही आपको फायदा दे सकता है मैक्सिमम, जबकि प्रोसेसिंग में यही प्रतिशत आपका 2.7 से 2.9% है, यानी कि लगभग 3 गुना तक को आप टच कर सकते हैं। जो आप कह रहे थे ना कि भंडारण के वक्त जो हमें नुकसान हो रहा है, क्या वो प्रोसेसिंग से कंपनसेट हो सकता है? हाँ जी, जरूर हो सकता है। बस आपको प्रोसेसिंग का कौशल आपके अंदर होना चाहिए कि प्रोसेसिंग कैसे करनी है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पहले भी बहुत एपिसोड किए हैं, हमेशा आपको बताया है कि सही ट्रेनिंग लीजिए, सही कौशल में दक्ष होइए और आप आसानी से आलू की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जी, तो किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टूल होता है या सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, वो होती है जानकारी। तो अगर आप प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर भंडारण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आलू उत्पादन ही करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टूल है वो है जानकारी। बिना जानकारी के आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते और नुकसान की जो क्षमता होती है बिना जानकारी के वो ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर रविंद्र जी का फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर रविंद्र जी, अगर हम बात करें नुकसान की, 30 से 40% नुकसान का आपने जिक्र किया, सबसे जो बड़ी लापरवाही किसान भाई बरतते हैं या जानकारी के अभाव में, किस वजह से अगर हम बात करें, क्या कारण है जो 30 से 40% का नुकसान हो जाता है? क्या रसायनों का प्रयोग सही समय पर नहीं हो पाता है, या कौन सी फसल का चुनाव करना है, कौन सी प्रजाति का चुनाव करना है? क्या सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है आमतौर पर? देखिए, इसमें किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा, क्योंकि आलू में जो भी नुकसान है ये इसका नुकसान बीज से बहुत अधिक संबंधित है। बीज का चुनाव, और बीज का चुनाव, क्योंकि आलू का जो हमारा फसल होता है जो मैदानी क्षेत्रों में होता है वो अक्टूबर से जनवरी के बीच में बीज आलू का उत्पादन होता है जी। और उसको हम अगले वर्ष जाकर अक्टूबर में लगाते हैं। तो उसी बीच में जो भंडारण है, भंडारण पे चर्चा भी हो रही है आज काफी, तो इस भंडारण के दौरान ही बहुत सारी बीमारियां उसमें आलू में आ जाती हैं। तो इसके बारे में मैं आप किसान भाइयों से पुनः अनुरोध करूंगा कि ध्यान रखें। आप सभी जानते हैं जो भी आलू उत्पादक हैं हमारे, कि आलू में पानी अधिक होने के कारण इसमें क्या है, जब हम आलू हार्वेस्ट करते हैं और हम उसको भंडारण करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे बिना जब तक उसकी जो त्वचा, उसकी जो स्किन है वो मैच्योर ना हो जाए तब तक भंडारण ना करें, चाहे वो बीज के लिए हो या भोज्य आलू के खाने के लिए आलू हो। तो उसके लिए जो हम ढेर बनाते हैं खेतों में, तो 3 से 4 फीट ऊंचा ढेर बनाते हैं। उसमें ऐसा कि ढेर बनाए जिससे कि उसमें थोड़ी हवा भी आती रहे, और छोटे छोटे ढेर बनाए, ज्यादा बड़े और ज्यादा एरिया में ना फैलाएं, तो जिससे उसमें एरेशन होता रहे और 8 से 10 दिन मतलब वो रहे, तब बीज आलू के लिए 8 से 10 दिन तक हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद जब उसकी स्किन मैच्योर हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तब उसको भंडारित करें। दूसरा क्या होता है, जो रोग हैं, मैं रोगों की विशेष तौर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आलू में मुख्य समस्या रोगों की है। जो मैक्सिमम जितना भी मैं कह रहा हूँ 30 से 40% नुकसान होता है, उसमें 25-26% केवल रोगों के द्वारा हो जाता है। वो रोग भी इसी आलू के साथ आते हैं। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो मिट्टी के द्वारा होते हैं, क्योंकि आलू अगर हम ताजा ही स्टोर कर देंगे अगले वर्ष के लिए, तो उसमें क्या जो मिट्टी है उसके साथ बहुत सारे जो है बीमारियां साथ में रहती हैं, और वो स्टोरेज में क्योंकि नमी रहती है, अगर स्किन मजबूत नहीं है, उसकी अच्छी स्किन मैच्योर नहीं है आलू की, तो वो आलू के अंदर भी धीरे धीरे स्टोरेज के दौरान इन्फेक्शन कर देगी, और जब वही आलू लगाएंगे खेत में तो उसका बड़ा अधिक नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों को खास तौर पे एक तो बीज का चुनाव, अपने क्षेत्र के लिए जो भी विकसित वैरायटी प्रजाति है उसी का प्रयोग करें, क्योंकि लगभग 75 प्रजाति अब तक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, उसके द्वारा विकसित की गई है। और हमारे देश के हर एक हिस्से के लिए, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो हमारा, तो उसके लिए विशेष रूप से प्रजातियां विकसित की गई हैं। जहां तक वैल्यू एडिशन की बात है, क्योंकि हम जानते हैं अधिकतम जो लाभ आप वैल्यू एडिशन से कमा सकते हैं, तो इसके लिए जो प्रजाति का चुनाव विशेष तौर पर करें। चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना की जो सीरीज है, कुफरी चिप्सोना 1, 2, 3,
4 अब 5 भी रिलीज हुई है। तो ये जो सीरीज है ये विशेष तौर पर वैल्यू एडिशन के लिए जो चाहते हैं, जो प्रोसेसिंग में आलू का प्रयोग करना चाहते हैं, इन प्रजातियों का चुनाव करें। और ये प्रजातियां सभी मैदानी क्षेत्रों में अच्छे से उत्पादन देती हैं। 300 टन से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक का उत्पादन देती हैं। तो जो और मान लिया आप किसान चाहते हैं कि हम तत्काल उसको बेचना चाहते हैं, उसका अधिकतम अर्ली प्रजातियां लगाएं। कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां अर्ली प्रजाति लगाएंगे तो जब वो दिसंबर में हार्वेस्ट हो जाएगा, सितंबर लास्ट में लगाएंगे, सितंबर के लास्ट वीक में अगर बुआई कर दिसंबर में आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेश मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये किसान को देखना है किस उद्देश्य के लिए वो आलू का उत्पादन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से प्रजाति का चयन करें। जो अगेती प्रजाति है, अगेती लगाना चाहते हैं वो अगेती प्रजाति चयन करें। जो प्रोसेसिंग के लिए प्रजाति का चयन करना चाहते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए जो प्रजातियां विकसित की गई है उनका प्रयोग करें। दूसरा बीज विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि हमारे देश में लगभग 8 से 10% बीज की ही सप्लाई हो पाती है किसानों को, और 90% किसान अपना वही पुराना बीज या कहीं जो अपने लोकल मार्केट में उपलब्ध होता है या अपने किसी साथी से पुराना बीज प्रयोग करते रहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। अगर आलू का उत्पादन करना है तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आलू का बीज प्रमाणित लें। बिल्कुल। और प्रमाणित बीज, हाँ बिल्कुल, प्रमाणित बीज का इतना बड़ा महत्व है कि अगर आपने प्रमाणित बीज लिया, नया बीज ले लिया, उसकी बुआई की, तो आपकी उत्पादन 30 से 40% वैसे ही अधिक होगा। क्योंकि जो आलू की बीमारियां हैं, जो आलू अगर 3, 4, 5 साल तक लगाते से एक ही आलू को बार बार प्रयोग करते हैं तो उसमें डीजनरेशन की बहुत समस्या हो जाती है, और उस आलू को लगाने से 30 से 40% नुकसान अपने आप ही हो जाता है। चाहे उसमें दूसरी सभी चीज़ों का प्रयोग हमने अन्य आलू की किस्म के बराबर ही किया हो, सारे इनपुट बराबर दिए हों, लेकिन बीज का चुनाव तो किसान भाई, क्योंकि इस समय अब हमारा समय आने वाला है आलू की बुवाई का, इसलिए मैं विशेष तौर पे अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी किसान भाई अपने यहाँ जो उद्यान विभाग है या कृषि विभाग है, 2 ही विभाग हमारे भारत में है जो जिनके माध्यम से आप आलू का बीज ले सकते हैं। या कुछ बीज ऐसा भी होता है जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के जो अन्य 7 हमारे संस्थान के स्टेशंस हैं, रीजनल क्षेत्रीय केंद्र हैं, उनके माध्यम से भी, जिसमें जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक संस्थान है, उसका बीज उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो वहाँ पर अगर बीज मिल सके तो वहाँ से अच्छा बीज प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ में एक केंद्र है आलू का, वहाँ से बीज ले सकते हैं। ऐसे ही बिहार क्षेत्र के लिए, क्योंकि बिहार में भी बहुत अधिक आलू उत्पादन होता है, तो वहाँ के लिए भी आप, पटना एक केंद्र है उसका, वहां से आलू का बीज ले सकते हैं। लेकिन बीज लें प्रमाणित, हर हाल में ये तय कर लें अगर आलू लगाना है तो किसी विश्वसनीय स्रोत से लेकर ही आलू का बीज लें और वही उसी की बुवाई करें। और बीज जो है वो उपचारित होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे अन्य माध्यम से भी ले रहे हैं, प्रमाणित बीज नहीं ले रहे हैं, तो क्योंकि बीज में मैंने कहा बहुत सारी बीमारियां मिट्टी के माध्यम से आती हैं, और जो खेत में भी बीमारी आएंगी वो आलू जो आप लगाएंगे मैक्सिमम चांसेज है कि उसी आलू के कारण आपके खेत में बीमारी आएगी। जी डॉक्टर रविंद्र जी, मैं आप लौटूंगा आपके पास, लेकिन मुख्यतः जो आपने कुछ बातें बताई उसमें से कुछ बात यह है कि आप किसान भाई पहले सबसे पहले इस चीज़ को निश्चित करें कि उनका उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, अपने क्षेत्र के अनुसार प्रजाति का चयन करें और प्रमाणित बीज का उपयोग करें, तो नुकसान को कहीं ना कहीं ना के बराबर किया जा सकता है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आलू उत्पादन को लेकर कुछ और खास बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आलू उत्पादन को कैसे किसान भाई बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, भंडारण करना कोई किसान भाई चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनामिका जी का रुख करते हैं। अनामिका जी, डॉक्टर रविंद्र जी ने बताया कि कई बार किसान भाई सबसे ज़्यादा नुकसान उनको तभी होता है जब वो बीज को भंडारित करते हैं,
और उसी समय कई ऐसे रोग होते हैं, कई बीमारियां उनमें बीज में लग जाती हैं। तो भंडारण करने समय जो बीज को स्टोर कर रहे हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखें, क्या टेक्निक्स होती हैं और किस प्रकार से करना चाहिए ताकि ये रोग लगने की क्षमताएं हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएं? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी कि इसमें हम दो तरीके के जगहों को देखते हैं। एक है जो मैदानी जगह है और एक है जो पहाड़ी इलाके हैं। तो जब बीज हम मैदानी इलाके की बात करते हैं तो एक सीज़न से दूसरे सीज़न के बीच में जो अंतराल है वो 7 से 8 महीने का होता है। तो जब हम मैदानी क्षेत्र में इन बीज को का भंडारण करते हैं तो बहुत ध्यान देना है कि जो तापमान है वो 4 से 20 डिग्री सेल्सियस हो और आर्द्रता यहाँ पे 80% हो। और ये भी ध्यान देना है कि जहाँ पे हमने भंडारण किया है वो कमरा अंधेरा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब रोशनी ज़्यादा होती है तो भी वो बीज अंकुरित होने लगते हैं। हमें बीज को अंकुरित होने से बचाना है। तो ये बात हुई मैदानी क्षेत्र की। फिर अगर हम पहाड़ी क्षेत्र पे आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें भंडारण में नहीं ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ जब हम भंडारण कर रहे होते हैं तो जब बीज मिला उस समय वहाँ पे ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि बीज को बस हम धूप में सुखा देंगे और फिर उसको हम किसी कमरे में भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत उसके बाद फिर नए मौसम की स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बल्कि अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्रों में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पर एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि जब हम बीज को रखते हैं तो उसमें हमें अंधेरे में उसको रखना है ताकि उसमें अंकुरण ना हो। डॉक्टर अनामिका जी, क्या जब हम बीज रख रहे हैं तो क्या किसान भाई हाथों में ग्लव्स पहने, दस्ताने पहने, इस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए क्या? जी बिल्कुल उनको उस समय ग्लव्स पहनना चाहिए और उनको कुछ चीज़ों का बिल्कुल जानकारी उनको होनी चाहिए उस समय में, ताकि वो ये ध्यान रखें कि जिन बीजों में उनको लगे कि ये बीज पहले से ही अंकुरित हैं उनको वो ना रखें। जो उनको लगे कि इन बीजों में कीड़े लगे हुए हैं उन बीजों को भी वो हटा दें। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखने की कई आवश्यकता है। जी, साथ ही मैं एक सवाल और भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे मैदानी इलाके हो चाहे पहाड़ी इलाके हो, अगर हम बात करें स्थान के चुनाव की, स्थान का चुनाव किन किन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए और किस प्रकार से उसकी अगर कोई नया बनाना चाह रहा है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखें कि इस तरीके से हमें स्टोरेज बनाना है अपना? बिल्कुल, तो ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि हम जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए ज़मीन पे। और अगर दो तरीकों के भी भंडारण होते हैं, एक है जो पारंपरिक भंडारण के तरीके हैं। अब बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आधुनिक तरीके नहीं अपना सकते, तो उनके लिए मैं कुछ तरीके बताऊँगी कि वो कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि वो चाहें तो ज़मीन में खुदाई कर सकते हैं और उसमें वो आलू को भंडारण कर सकते हैं और उसके ऊपर पुआल या सूखे हुए पत्तों को बिछा सकते हैं, जिससे कि उसमें जितनी हवा आनी चाहिए उतनी ही आए और ज़्यादा उसमें रोशनी ना जाए। फिर दूसरा तरीका है कि यदि आपने खुदाई नहीं की तो आप ज़मीन के ऊपर ही 2 से 3 फीट आलू को रख सकते हैं और उसके ऊपर पुआल रख सकते हैं। तीसरा तरीका ये भी है कि कुछ किसान भाइयों के पास पर्याप्त ज़मीन नहीं हो तो वैसे जालीदार थैलों में वो आलूओं को टांग सकते हैं। कई तरह के पेड़ों पे टांग सकते हैं और वहाँ पे भी बस ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो वहाँ का तापमान है वो हमेशा 20 या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग होना चाहिए। फिर अगर कोई किसान ऐसे हैं, कुछ किसान भाई या कुछ किसान भाई मिलके कुछ आधुनिक तकनीक पे भी जा सकते हैं, तो उस केस में आजकल जो नए तरीके हैं उसमें हो गया आपका कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, जिसमें कि क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको हम कम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो आलू है वो हमारे ज़्यादा समय तक उसमें स्टोर हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसे तरीके भी हैं जहाँ आजकल सेंसर का यूज़ हो रहा है और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, जिसके थ्रू कि हम आलूओं का भंडारण कर सकते हैं। जी, तो ये तमाम तकनीकें हैं कि अगर आप स्थान का चुनाव करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखकर आप स्थान का चुनाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अलका जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अलका जी, अब हम बात प्रोसेसिंग की जब हम कर रहे हैं तो अब प्रजातियों की बात भी उठी है। अब प्रोसेसिंग में अगर हम प्रजातियों को जोड़ते हैं तो कैसे ध्यान में रखा जाए कि किस प्रजाति का हम प्रोसेसिंग करें जिससे अच्छा उत्पादन मिले और बाज़ार में उसकी मांग भी बढ़े, क्योंकि कई बार इसके कन्फ्यूजन की वजह से भी हम प्रोसेसिंग तो कर लेते हैं लेकिन बाज़ार में उतनी मांग नहीं हो पाती उस प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं जो प्रोसेसिंग करते हैं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि उनकी गुणवत्ता या फिर बाज़ार में नहीं समझ में आती है लोगों को। तो ये कितना महत्वपूर्ण है समझना?
ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेक्टर ही है रिसर्च का जिसमें हम प्रोसेसेबल वैरायटी बनाते हैं। प्रोसेसेबल वैरायटी का मतलब है जिनके अंदर प्रोसेसिंग की योग्यता है। क्योंकि सबसे पहले अभी आलू के जो डोमिनेंट उत्पाद है, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं मार्केट में, वो फ्राइड उत्पाद है। तो फ्राइड उत्पाद में क्या है कि आपको क्या है कि आपका क्या टारगेट है फ्राइड उत्पाद में, कि वो वसा कम से कम ऑब्जॉर्व करें, कम से कम अवशोषित करें, और उनका जो शेप है, शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चिप्स का शेप, फ्रेंच फ्राइज का शेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लेनी तो प्रोसेसेबल वैरायटी है। जैसे रविंद्र सर ने बताया कि आलू के लिए अगर चिप्स बनाना है तो चिप्स होना 1 2 3 4 5, आपके पास 5 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे आप चिप्स बना सकते हैं। और बहुत जल्दी ही इन जो वैरायटी है इनका बहुत जल्दी ही लाइसेंस किया है कई कंपनीज ने। तो पोटेंशियल है इनमें, क्योंकि इसमें खासियत क्या होती है? खासियत यह है कि इसमें ड्राई मैटर, जैसे शुष्क भार कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा शुष्क भार होगा वो वैरायटी उतना ही कम तेल पिएगी। तो मोटा मोटा 20 से 22% का शुष्क भार हमें बहुत चाहिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना शुष्क भार हमें चाहिए। जनरली जो हम सब्जी के लिए यूज़ करते हैं या जो प्रोसेसेबल नहीं है, उनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो तेल बहुत पिएगी, नुकसान में आ जाएगी इंडस्ट्री। तो हमें शुष्क भार 20 से 22% पे हम टारगेट करेंगे। 23 तक भी मिल जाए तो ठीक है। उसके अलावा हमारा जो दूसरा टारगेट है ब्राउनिंग, यानी कि जो अगर उसमें अवकारक जो एक शर्करा होती है, जैसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, अगर वो हमने एक लिमिट बना रखी है कि हम 125 मिलीग्राम पर 100 ग्राम या 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आलू की आप जैसे ही कटिंग करेंगे, उसे कतनों में काटेंगे या फ्रेंच फ्राइज में काटेंगे, वो तुरंत ब्राउन हो जाएगी। अब जैसे ही वो ब्राउन होगी तो आप उसका जब उत्पाद बनाएंगे उसका कभी भी मार्केट वैल्यू नहीं होगा। तो एक तो ये तरीका है कि हम अवकारक शर्करा कम वाले ये वैरायटी लें, और दूसरा ये तरीका है कि हम काटने के तुरंत ब्लांचिंग करें उसकी। ब्लांचिंग भी एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे ब्राउनिंग पूरा का पूरा अवरुद्ध हो जाती है। तो यह वैरायटी का हमने जो बनाया है वो ऐसा ही बनाया है कि उसमें ड्राई मैटर ज़्यादा है और अवकारक शर्करा कम से कम है। ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है फ्राइड प्रोडक्ट के लिए, यानी कि चिप्स के लिए, फ्रेंच फ्राइज के लिए, लच्छे के लिए। अगर हम फ्लेक्स की बात करते हैं, फ्लेक्स क्या है? जब जैसे आप उसे पानी में डालेंगे वो एक तुरंत भरावन सामग्री की तरह बन जाएगी। भरावन सामग्री जैसे आप उसे टिक्की बना सकते हैं, आलू का पराठा बना सकते हैं। आपने देखी होगी मार्केट में से भरावन सामग्री मिलती हैं। भरावन सामग्री में हमें क्या चाहिए कि फ्लेक्स बहुत अच्छा बने। इसमें भी मुझे ड्राई मैटर बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन मुझे इसमें कैसा चाहिए चिप्स, जैसे हिमालयनी के फ्लेक्स बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि हमें कैसा इसमें फ्लेक्स चाहिए जिसमें अगर देखा जाए तो स्टार्च बहुत दृढ़ स्टार्च ना हो, वो ऐसा स्टार्च है जो पानी में घुलने के बाद एक लुगदी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हिमालयनी बहुत अच्छी वैरायटी है। फ्रेंच फ्राइज के लिए पहले ही फ्राइसोना डेवलप थी, अभी फ्रायोम एक डेवलप है, ताकि उससे बिल्कुल लंबे फ्रेंच फ्राइज बने और वो फ्रेंच फ्राइज बहुत इजीली ना टूटे। तो वो वैरायटी बनाई ही फ्रेंच फ्राइज के लिए है। तो आपको हमेशा प्रोसेसेबल वैरायटी लेनी है। सही आप रॉ मटेरियल का चुनाव करेंगे तो आपको सच में एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं वो मिलेगा, और वही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आपका मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। यानी कि आपका जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसके साथ वो कम्पीट कर पाएगा, मार्केट में चल पाएगा। तो प्रजाति का चुनाव करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप सही प्रजाति का चुनाव नहीं करेंगे तो मार्केट में आपको अच्छा उत्पाद नहीं बेच पाएंगे और उसकी फिर वैल्यू नहीं लगेगी, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए प्रजाति का चुनाव करने का भी बहुत ज़रूरी है और इस बात का बेशक आप बहुत ज़रूरी तरीके से इसका ध्यान रखें। डॉक्टर रविंद्र जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रविंद्र जी, बीजोपचार का जिक्र आपने किया। आलू के बीजों का बीजोपचार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमारी से बचाने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बीजोपचार बुआई के कितने दिन पहले कर लेना चाहिए और बीजोपचार की सबसे सही प्रक्रिया क्या है जिसमें कि रोग लगने की क्षमता कम हो जाए। साथ ही जो बीज जनित बीमारियां हैं उनसे तो बीजोपचार से बचा जा सकता है, लेकिन जो मृदा जनित बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों के लिए चुनौती खड़ी करती हैं। तो खेत की तैयारी या मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए जिससे मृदा जनित बीमारियों को भी कम किया जा सके, और बीजोपचार के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मृदा जनित रोग जो हैं वो बहुत समस्या है, क्योंकि जिसमें कॉमन स्कैब और एक होता है, दूसरा होता है ब्लैक स्कैब, जो हमारे किसान भाई जानते हैं। तो उस पर क्या है, काले काले धब्बे बन जाते हैं आलू पर। उससे उत्पादन में नुकसान नहीं होता, लेकिन उसका बाजार मूल्य बहुत घट जाता है। तो ये जो मृदा जनित बीमारियां हैं इनका विशेष ध्यान, मैंने जैसा आपने पिछले उसमें कहा कि ये मिट्टी से ही आती हैं, तो मिट्टी से आलू के साथ आ जाती हैं। तो जो बीज का आलू है, प्रमाणित बीज लेंगे तो वो पहले से ही 3% बोरिक एसिड से उपचारित होगा जी। और जो मृदा जनित जितने भी रोग हैं उन सभी के लिए 3% बोरिक एसिड सफिशिएंट रहता है। अगर उससे उपचारित है तो वो रोग कम लगते हैं। तो जब भंडारण से पहले ही उसको उपचारित करना होता है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें, जब हम बीज आलू को भंडारित कर रहे हैं
अगले वर्ष लगाने के लिए, तो उसको 3% बोरिक एसिड 30 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर, तो उसको ध्यान रखें वो एक बार प्रयोग ना करें, उसको 10 से 15 बार उस पानी को प्रयोग करें। उसमें एक घोल बना लें 3% बोरिक एसिड का, उसमें डुबो के रखें 20 से 25 मिनट के लिए आलू को। उसके बाद छायादार स्थान में उसको सुखा लें, और जब सुखाने के बाद उसको भंडारित करें। अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी अधिक होगी तो आलू सड़ने की संभावना रहती है भंडारण के दौरान। तो इसलिए उसको बीज उपचार उस समय पे किया जाना होता है। कारण उसका ये है, जब हम उसको स्टोरेज में रखते हैं तो उसमें अंकुरण आ जाते हैं जो हमारे स्प्राउट्स हैं। अगर हम उनको पहले से उपचारित नहीं करेंगे और बुवाई के पहले अगर करना चाहेंगे 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले, तो वो हमारे जो अंकुरण हैं, जो स्प्राउट्स हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसमें कहा कि आपको प्रमाणित बीज लेना है तो वो पहले से ही उपचारित होगा। यदि नहीं है और किसी कारण स्प्राउट नहीं आए, आपने किसी अन्य साथी से ले लिया या बाजार से खरीद लिया, अगर उसमें स्प्राउट नहीं है तो आप उसको 3% बोरिक एसिड से उपचारित कर लें। उसके बाद उसको छाया में सुखाएं और कुछ दिन के लिए अंधेरे में रखें, जिससे कि उसमें स्प्राउट्स आ जाएं, उसमें जो अंकुरण है वो आ जाएं। आलू को बिना अंकुरण वाला आलू नहीं लगाना है। अंकुरण वाला सही अंकुरण अगर है तभी आलू लगाने का फायदा है, अन्यथा उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा तो काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब पौधा ही ठीक से जर्मिनेट नहीं हुआ तो उसमें अधिक नुकसान होगा। तो विशेष तौर पे ये ध्यान रखें, अगर स्प्राउट है तो किसी भी केमिकल से उसे उपचारित न करें। उपचार जो है भंडारण से पहले होना चाहिए। बिल्कुल। यदि इंसेक्ट की प्रॉब्लम है किसी क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो आलू में लगते हैं, उनके लिए अगर बीज उपचारित करना है तो 15 दिन पहले उसको कर कर रखें, जिससे कि छायादार उसमें स्थान में सुखाएं। उसमें कोशिश यही रहे कि हम कभी भी अगर लंबे स्प्राउट है तो उसको उपचारित ना करें, क्योंकि वो मिलाएंगे, आपस में हिलाएंगे उनको, उसमें मॉइस्चर लगेगी, बहुत सारे फफूंद पहले से ही उसके साथ आ जाएंगे। और आपने उपचार तो कीटों का किया, पता चला फफूंद आ गए उसके स्प्राउट के साथ, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उपचार करने का जो तरीका है भंडारण से पूर्व का है। जब हमारी फसल हम कटी है और हमने बीज के लिए हमने आलू उगाया है, 2 तरीके का आलू उगता है, एक खाने के लिए, एक बीज के लिए। तो बीज का आलू एक इसमें और जो अन्य मुख्य बात है, बीज को आलू को काट के बहुत सारे किसान लोग लगाते हैं। तो मैं यही कहूंगा, यदि भोज्य आलू के लिए आप लगा रहे हैं, फूड के लिए कर रहे हैं, टेबल पर्पज जिसे कहते हैं हम, कि अगर सीधा मार्केट में बेचना है तब आप काट के लगाएं, लेकिन काटने के बाद उसको 2 ग्राम मैनकोजेब दवाई प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर 2 ग्राम पर लीटर उसमें घोल बनाकर उसको उपचारित करें, तब उसको लगाएं। अन्यथा बहुत सारी बीमारियां उसके कारण भी आ जाती हैं। और जो बीज आलू के लिए अगर आप फसल लगा रहे हैं तो उसको कभी भी काट के ना लगाएं। उसमें बीज आलू में आपको पूरे का पूरा ही आलू लगाना चाहिए। जी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि जो किसान भाई काट के अपने आलू को लगाते हैं तो किस पर्पज से आप लगा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और काटने के बाद आपको क्या उपचार करना है, ये भी डॉक्टर रविंद्र जी ने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, लेकिन यहाँ एक और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आलू उत्पादन को कैसे बेहतर कर सकते हैं किसान भाई, कैसे अपनी आमदनी आलू के जरिए बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं। डॉक्टर अनामिका जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनामिका जी, प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए भंडारण को लेकर और आधुनिक तरीके से देखा जाए, क्या बदलाव आया है प्राकृतिक और आधुनिक तरीके में, और आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं, क्या इसमें ज़्यादा खर्चा आता है, और अगर किसान भाई आधुनिक नहीं अपना सकते हैं तो प्राकृतिक में क्या क्या व्यवस्था अभी मौजूदा समय में किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो अभी ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं वो जो
पुराने तरीके हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर आधुनिक भी बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं जिनमें लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर शायद ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण वो उसको उस तरह से स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उसमें एक सबसे जो नया तरीका आया है वो है पूसा सनफ्रिज, जो हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान में भी बना है। उसमें हमने क्या किया है कि उसमें आलू को आप स्टोर कर सकते हैं, और जो यहाँ पे ये चल रहा है इसमें अंदर हमने काफ़ी कम तापमान रखा है, और ये कुछ भी नहीं, ये बस हमारा जो सूर्य की किरण है उसको लेती है और उसके बेसिस पे ये चल रहा है। तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी पे ये चल रहा है। ये आधुनिक तरीका है, और इसमें हम 1 टन आलू को करीब 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। पर जो अभी जिनके पास ये तरीके नहीं हैं या जो ये तरीके नहीं अपनाना चाहते और जो चाहते हैं कि पारंपरिक तरीकों को ही यूज़ करें, उनके लिए सबसे पहला चीज़ है सुखाना, कि वो आलू को कितने टेम्परेचर पर रखें जिससे कि उसमें उतना ज़्यादा पानी ना हो और वो आगे के लिए रह सके। तो उसमें यह है कि वो उसको सुखा के इतना मॉइस्चर जो उसमें होता है वो कम होना चाहिए, और मॉइस्चर होना चाहिए उसमें करीब 10 से 15%, और उसको हम तब सुखा के रख सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि जो वायु है वो उस समय में इतना होना चाहिए कि आलू के बीच में जाए, लेकिन जो हमारी रोशनी है वो उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक अंधेरे रूम में हम आलू को पसार सकते हैं और उनके बीच में ऐसे रख सकते हैं कि उसमें वायु भी का भी प्रवाह हो, वहाँ पे तापमान भी कम हो और आर्द्रता भी बनी रहे। ये है पारंपरिक तरीका। पर अगर हम इसमें थोड़ा सा इजाफा करते हैं और हम आधुनिक तरीके में जाते हैं तो इसमें नए तरीके हैं। जैसे एक तरीका आया है कोल्ड प्लाज्मा का। कोल्ड प्लाज्मा से हम आलू को स्टोर कर सकते हैं काफ़ी समय के लिए, और इसमें कोई केमिकल का भी यूज़ नहीं है, और इस वजह से किसी भी तरह का कीटाणु या किसी भी तरह के कीड़े का संक्रमण से भी आलू बचता है। दूसरा तरीका है UVC टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी। इस तरीके से भी हम स्टोर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है ओजोन टेक्नोलॉजी। ओजोन टेक्नोलॉजी से भी हम आलू को स्टोर कर सकते हैं जिससे कि आलू में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। चौथा तरीका है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसको ही कंट्रोल करते हैं, जैसा कि इसका नाम है। और एटमॉस्फेयर में क्या है, अलग अलग तरीके के गैस पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लेवल को हम कंट्रोल करते हैं। फिर एक तरीका है सेंसर के थ्रू। सेंसर से हम क्या करते हैं कि हम सेंसर से टेम्परेचर और आर्द्रता को ऊपर नीचे करते हैं अपने हिसाब से, कि जो आलू है बाहर का तापमान कैसा है, बाहर की आर्द्रता कैसी है, उस तरीके से हम ऊपर नीचे करते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं। अब अगर कुछ किसान के पास उतनी आमदनी नहीं है तो बहुत सारे किसान मिल के एक जगह पे करके आधुनिक तरीके अपना सकते हैं। कई बार क्या है कि हम अपने संस्थान में बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं जिसके बारे में शायद कुछ किसान भाइयों को जानकारी नहीं होगी, तो वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि आधुनिक तरीकों के बारे में सही जानकारी नहीं होने के वजह से कई बार क्या है कि वो शायद सही से भंडारण ना कर सकें। तो वो चीज़ें कर सकते हैं, पूसा संस्थान में आके वो सीख सकते हैं। और एक और है कि अगर जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो कि मैंने पहले भी कहा, वो थैलियों में रख के भी भंडारण कर सकते हैं। जी, तो भंडारण करने की आधुनिक विधि को अगर किसान भाई जानना चाहते हैं, अगर आप पारंपरिक तरीके से को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप पूसा इंस्टीट्यूट पहुंचकर इसके बारे में तमाम जानकारी ले सकते हैं। और समय समय पर ये जो हमारे तमाम इंस्टीट्यूट सरकार द्वारा चलाए जाते हैं वो आपकी सेवा में चलाए जाते हैं, ताकि किसान भाई हमारे अपनी फसल उत्पादन को बेहतर करें, अपनी भंडारण क्षमता को बेहतर करें और अपने निजी जीवन में भी काफ़ी सारा बदलाव ला सके। और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि लगातार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ये भी कहते रहते हैं कि हमें अपने किसान भाइयों की आमदनी को दोगुना करना है। इसी को लेकर तमाम इंस्टीट्यूट लगातार दिन रात काम करते हैं आपकी सेवा में। तो इसका फायदा तभी होगा जब आप इन सभी सेवाओं का लाभ उठा पाएं। डॉक्टर अलका जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अलका जी, अगर मैं बात करूं, आपने बताया कि 6 से 7%, 6.5 से 7% जो होता है आलू का, वो हम उत्पादन क्षेत्र में ला पाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को आलू खाने के लिए मना किया जाता है। तो आलू का क्या कोई ऐसा उत्पाद भी बना सकता है जिससे डायबिटिक पेशेंट या कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े या डायबिटीज़ ना बढ़े, इसमें भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक तो ये जो आपने बताया कि प्रोसेसिंग के लिए पहले तो परसेंटेज कम है, इसको हम भी एग्री करते हैं कि एक परसेंटेज प्रोसेसिंग के लिए कम है। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये है कि प्रोसेसेबल वैरायटी का बीज भी मिलना चाहिए जो हम किसान भाई हमारे लगा सकें, और उनके फिर उनका जो आलू उत्पादन है फिर उसे कोई इंडस्ट्री लेने के लिए आगे आए।
तभी वो उसको लगाएंगे, उसके लिए मार्केट भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसेबल वैरायटी जो है वो ऑब्वियसली कॉस्टली बिकेगी, उतनी कॉस्ट देने के लिए सब इंडस्ट्री रेडी होनी चाहिए। बहुत से मार्केट प्लेयर हैं, बहुत सी इंडस्ट्री हैं, लेकिन आप देखिए इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द MNCs हैं, उनके पास और भी वेराइटीज़ हैं जो किसानों को इतनी आसानी से नहीं मिलती, या कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के अंदर वो करते हैं कि अपने ही आलू वो लगवाते हैं। आज की डेट में 7% ही आलू हमारा प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत प्रिडिक्शन है कि 24 से 25% आलू हमारा 24 से 25% आलू हमारा जाएगा प्रोसेसिंग में 2050 में। प्रोसेसिंग की इतनी डिमांड है, तो धीरे धीरे जब ये डिमांड का प्रिडिक्शन हो गया है, तो इस डिमांड के प्रिडिक्शन को फुलफिल कौन करेगा? किसान ही करेगा। तो ये प्रोसेसिंग का परसेंटेज बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरा, जहाँ आपने बात की कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, आलू में अपना कोई वसा नहीं होता। आलू में अगर आप आलू का वसा करेंगे तो आलू में 0.1% आपको वसा मिलेगा, यानी कि आलू के बाद अपना कोई फैट नहीं है। जो हम बाहर से तल रहे हैं वही फैट है, वही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो यानी कि हमें ऐसी तकनीक में सोचना है कि जहाँ पे तेल ना लगे, तो आलू के हमारा उत्पाद क्या होगा? हेल्दी हो जाएगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एक तो वैक्यूम फ्राइड चिप्स का सेक्टर आ गया है। वैक्यूम फ्राइड का मतलब क्या है? बहुत कम तेल, मतलब आपका लगभग 15 से 20% ऑयल कम एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, बेक्ड आलू की चिप्स, माइक्रोवेव्ड आलू की चिप्स, ये सेक्टर भी आ गया है। तो इसमें क्या है, बेक्ड और माइक्रोवेव में क्या होता है, आपको तेल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब आने वाले जो उत्पाद हैं मार्केट में यही उत्पाद हैं, बेक्ड और माइक्रोवेव। तो बेक्ड में क्या होता है, बेक्ड वाला फ्लेवर भी आएगा, और क्या होगा, उसमें आपने का वसा नहीं है। तीसरा, रोस्टिंग के बाद जो हम आलू खाते थे, आपको याद है ट्रेडिशनली आलू कैसे खाया जाता था? रोस्ट करके। रोस्टेड आलू डायबिटिक पेशेंट आराम से खा सकता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं खा सकते। तीसरा एक सेक्टर जो ओपन हुआ है वो हुआ है रेजिस्टेंट स्टार्च का, कि आलू की प्रोसेसिंग हम कैसे करें कि उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च का कंटेंट बढ़े। जितना रेजिस्टेंट स्टार्च का कंटेंट बढ़ेगा, डायबिटिक पेशेंट या मोटापे से भी जो ग्रसित लोग हैं वो आराम से खा सकते हैं। आलू को अभी हम जिस रूप में खा रहे हैं वो डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए और मोटापे से ग्रसित लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वो रूप तो हमने ही बदला है, तो उस रूप को हमने चेंज करना है। आलू अपना कल्प्रिट नहीं है, आलू अपने आप में बहुत एक सुघड़ क्रॉप है जिसे कहते हैं, एक पौष्टिक क्रॉप है, उसको बदलने की जरूरत हाँ, है। बस उस तरीके को हमने बदलना है। आलू अपने आप में एक बहुत पौष्टिक क्रॉप है, बट उसको जो बनाने का तरीका है हमने उसको चेंज करना है, और उसके ही उत्पाद मार्केट में जब आएंगे तभी वो कंज्यूमर खा सकते हैं उसको। मैंने आपको बताया ना, जैसे मिनरल फोर्टिफाइड खा सकते हैं, बेक्ड खा सकते हैं, एक्सट्रूडेड उत्पाद खा सकते हैं। एक्सट्रूडेड उत्पाद क्या है, उसमें भी फैट कम जाता है, और उसको भी आप डिफरेंट शेप के बना सकते हैं। इवन चिप्स भी आप फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो इन सेक्टर्स में आने की जरूरत है। अभी जो चल रहा है हाई फैटी, उससे निकलने की जरूरत है। आलू अपने आप में एक पौष्टिक क्रॉप है, एक संपूर्ण आहार है। जी, तो कुल मिलाकर समझाइए जाए कि आलू का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो सेवन करने का तरीका कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी बीमारियों का आप आगे निमंत्रण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अलका जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। डॉक्टर रविंद्र जी, आखिरी में समय की समाप्ति की वजह से, समय की कमी की वजह से मैं आपका रुख कर रहा हूँ, और आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत कम शब्दों में मेरे इस सवाल का जवाब आप दीजिए। जैसे मैम ने कहा कि यहाँ पर वैरायटी उन चीज़ों की नहीं है जिसका हम प्रोसेसिंग की सकें, ये वैरायटी की कमी है या फिर किसान भाई ये ज़्यादा महंगी वैरायटी मिलती है, और इसका समाधान कैसे किया सकता है कि प्रोसेसिंग वाली वैरायटीज़ को भी किसान भाई लगाएं? देखिए, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि प्रोसेसिंग की वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है हमारे देश में, और अभी कुछ ऐसी मैडम ने भी बताया, कुफरी फ्रायोम जो फ्रेंच फ्राई के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, अभी रिलीज हुई है पिछले 2-3 साल पहले ही, और पहले से ही हमारे यहाँ प्रोसेसिंग की वैरायटीज हैं, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। दूसरा, जो उसको सप्लाई करना है, क्योंकि किसानों को सबसे ज्यादा जरूरी है अपने प्रोडक्ट बनाए। आजकल आलू का आटा बना रहे हैं जिसमें तेल नहीं लगता है, आलू की जलेबियां बना रहे हैं, बिल्कुल खाएंगे तो वैसे ही है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप हुए हैं रिसेंट में, जिसमें आपको उनका खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक दिक्कत क्या आती है, जो कंपनी पे डिपेंड है प्रोसेसिंग, कि अगर आपने आलू लगाया, किसान ने आलू लगा लिया प्रोसेसिंग वाला, तो उसे खरीदेगी वो कंपनी जो उसका चिप्स बनाती हो या जो वैल्यू एडिशन करती हो। तो इस कारण से शायद जो हमें महसूस होता है कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन अभी पिछला जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा काफ़ी कदम इसमें खुद ही उन्होंने, पिछली हमारी ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव हुई 2020 में, उसमें प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि थे, उन्होंने जो है इस पर काफ़ी ध्यान दिया, और जो चाहे स्टोरेज की समस्या, कोल्ड स्टोरेज पे काफ़ी अनुदान देकर और इसको काफ़ी प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ
जो प्रजातियों का, इनमें प्रोसेसिंग के लिए उनका बहुत ही ज़्यादा उस पर ध्यान था। तो प्रोसेसिंग पे काफ़ी जगह पे कोल्ड स्टोर होना जरूरी है, क्योंकि किसान तभी रखेगा कोल्ड स्टोर में, तभी उस वैरायटी को समय पे किसी कंपनी को देगा। यानी हमारी तरफ से अगर देखा जाए डॉक्टर रविंद्र जी, तो व्यवस्थाएं पूरी हैं, मिलाकर किसान भाइयों को आगे आना होगा और उनको एक कदम बढ़ाना होगा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे आने के लिए। और क्योंकि प्रोसेसिंग का क्षेत्र बहुत ज्यादा आमदनी उनको दे सकता है। अगर आपके उत्पादन पे जो कॉस्ट लग रही है, उस उत्पादन की कॉस्ट को आप डबल प्रॉफिट में प्रोसेसिंग के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से अपील करेंगे कि आप इन सभी जानकारियों का सही तरीके से सही समय पर फायदा उठाएं और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ें, भंडारण सही तरीके से करें और कीट और जो रोग लगते हैं आलू में उसका भी सही तरीके से रोकथाम करें। और जो डॉक्टर रविंद्र जी ने और डॉक्टर अनामिका जी ने, डॉक्टर अलका जी ने महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है, उम्मीद करेंगे इन सभी जानकारियों का आप लाभ उठाएंगे। डॉक्टर अलका जी, डॉक्टर अनामिका जी, डॉक्टर रविंद्र जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों आप इन जानकारियों का सही समय पर सही लाभ उठाएंगे। हर बार की तरह इस बार के इस कार्यक्रम में हमने भी आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सुझाव या कोई भी विचार आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vichar-vimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ, इसी समय इसी चैनल पर आज ही के दिन। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।